ओके। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का वीडियो हमारे बीए प्रोग्राम एंड बीए ऑनर्स साइकोलॉजी के प्रोग्राम्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आज हम जैव नो विज्ञान जो है बायोफिलॉसफी सीखने वाले हैं। ठीक है, फिलॉसफी वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका, जो है डिसिप्लिनरी स्पेसिफिक कोर्स सब्जेक्ट है। तो बहुत ज़्यादा मेन क्वेश्चंस इसके अंदर आपसे पूछने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वो हैं जिन्हें रैंडमली पिक नहीं किया गया, बल्कि आपके PYQs में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बार बार ये क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो आपने इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखना है, क्योंकि 80 to 90% एक तो सिलेबस आपका यही कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि सभी यूनिट में से इन क्वेश्चंस को उठाया गया है, और 80 to 90% यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आएंगे, क्योंकि PYQ से इन क्वेश्चन को उठाया हुआ है। ठीक है, तो आपकी हर एक यूनिट को लगभग यहाँ पे जो है मेंशन किया हुआ है, हर एक यूनिट से क्वेश्चन आया हुआ है, ताकि आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाए कि यहाँ पर डिस्कस क्या किया जा रहा है। ठीक है, तो ओके, सो वीडियो के अंदर आपको एक स्पेशल गिव अवे ऑफर मिल रहा है। ठीक है, वो गिव अवे ऑफर क्या कहता है? गिव अवे ऑफर कहता है कि मैं आपको वीडियो के दौरान कहीं पे भी 3 क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। ठीक है, जो भी स्टूडेंट इन 3 क्वेश्चंस के बिल्कुल सही जवाब देगा, उन्हें जो है फ्री ऑफ कॉस्ट ये नोट्स मिलने वाले हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कुछ पैसा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन लिमिटेशन क्या रहेगी? लिमिटेशन ये है कि 3 स्टूडेंट्स को ही वो नोट्स मिलेंगे। तो जो भी स्टूडेंट सबसे पहले जाके कमेंट सेक्शन में सही सही इनका जवाब दे देगा, उन स्टूडेंट को नोट्स मिल जाएंगे। और जो अनफॉर्चुनेटली इन नोट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि फ्री में नहीं पाते हैं, उनके लिए हमने एक बहुत अच्छा स्टूडेंट फ्रेंडली ऑफर रखा है कि आप जो है किसी भी एक नोट्स को परचेज कर सकते हैं 45 रुपीज़ में। ठीक है, अगर आप एक से ज़्यादा नोट्स परचेज करना चाहते हैं एक साथ, तो आपको पर नोट ओनली 40 रुपीज़ पे करना होगा। ठीक है, और अगर आप कॉम्बो लेते हैं 6 से 7 सब्जेक्ट का इकट्ठा, अगर आप कॉम्बो लेंगे तो 6 सब्जेक्ट अगर आप लेंगे तो 5 का पे करेंगे, एक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। 5 के कितने पैसे पे करेंगे आप? 40 रुपीज़ ईच। 7 का पे करेंगे तो कैसे रहेगा? 6 का आप पे करेंगे, एक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा जिस पर आपको पैसा नहीं देना है। 6 का प्राइस रहेगा 40 रुपीज़ ईच। ठीक है, तो ये आप सबके लिए कॉम्बो ऑफर था। ठीक है, अब टाइम बिना वेस्ट किए हुए हम आगे अपने क्वेश्चंस का शुरुआत करते हैं। पहला सवाल क्या पूछ रहा है? डिस्क्राइब द नेचर ऑफ बायोफिलोसफी एंड एक्सप्लेन इट्स मेजर सब डिविजन्स। जैन मनोविज्ञान की प्रकृति की वर्णन करें तथा इसके प्रमुख उपविभागी की व्याख्या करें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले आपकी यूनिट से ये क्वेश्चन है और हम जो है समझेंगे। देखो, मैं आपको पहले ही ये चीज़ बता देती हूँ कि जब भी आप किसी क्वेश्चन का आंसर लिखते हो तो आप उसे ना 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हो। ठीक है, पहला रहेगा आपका इंट्रोडक्शन। ठीक है, दूसरा आपका रहता है मेन बॉडी, जो कि सब आपका मेन आंसर है, और तीसरा रहेगा आपका कंक्लूजन। आप 3 पार्ट्स में अपने आंसर को डिवाइड करते हो। ठीक है, इंट्रोडक्शन के अंदर आपको जो भी पता है, क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ भी आता है वो लिख दो। ठीक है, मेन आंसर नहीं देना है आपने। जैसे आपने बायोफिलोसफी का मतलब समझा दिया कि बायोफिलोसफी क्या है, इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ऐसे कुछ इंट्रोडक्शन में लिख दो कि आप जो है इस टॉपिक को शुरुआत कर रहे हैं, आगे इसको डिफाइन करेंगे। अब मेन पार्ट में आप वो आंसर देंगे जो असलियत में आपसे सवाल पूछा गया है। क्या सवाल पूछा गया है कि बायोफिलोसफी का नेचर क्या है और इसके सब डिविजन्स क्या है, वो हम मेन जो है पार्ट में जो है आंसर करेंगे। और कंक्लूजन आपका रहेगा कि पूरा आंसर आपने किन किन टॉपिक्स को जो है आपने डिस्कस किया है, किन किन चीज़ों का आपने आंसर दिया है, वो चीज़ आप कंक्लूजन में लिखने वाले हैं। इससे क्या होगा, एक तो अगर आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपके 4 से 5 पेजेस आराम से भर जाएंगे। ठीक है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन तो एटलीस्ट आपको इतना आंसर तो लिखना पड़ेगा। एंड आपका टीचर अगर ज़्यादा कुछ ना देख पाए, अगर मेन पार्ट या फिर आपका सिर्फ कंक्लूजन देख लेगा, तो फिर वहाँ से उसे आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या क्या आता है। जो भी स्टूडेंट्स खिचड़ी बनाने का सोच रहे हैं कि हम तो ऐसे 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 भर देंगे पेजेस को, देखो यहाँ से एक तो टीचर का दिमाग ख़राब होता है। ठीक है, ऊपर से कुछ स्टूडेंट्स की राइटिंग काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है,
तो अगर आप अपने आंसर को डिवाइड करके लिखेंगे पार्ट्स के अंदर तो टीचर के लिए आसानी होगी, ठीक है। और अगर टीचर का मूड अच्छा है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप जो है एक हद तक अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने आंसर में कुछ भी लिख दिया, आंसर में गाने वाने नहीं लिखने, ठीक है। तो अब मैं जो समझा रही हूँ उसे आंसर के अंदर लिखना है। एक और चीज़ बता देती हूँ, इंट्रोडक्शन और जो कंक्लूजन है वो मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ। आइडिया के लिए आपको यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है कि आप यहाँ पर क्या क्या लिख सकते हैं, ये मेन पार्ट नहीं है। मेन पार्ट है जो मैं आपका आंसर रहेगा वो सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के अंदर आप क्या लिखेंगे उसका आइडिया आपको इन नोट्स से मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से ले सकते हो। मेन पार्ट से शुरू करते हैं, ठीक है। नेचर ऑफ बायोफिलोसफी, मुख्य भाग, जैन मनोविज्ञान की प्रकृति। सबसे पहला है साइंटिफिक कैरेक्टर। इट इज बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट एंड ऑब्जेक्टिव एनालिसिस। जो साइंटिफिक कैरेक्टर है ये एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे बनता है। एक्सपेरिमेंट वो नहीं इंसानों पे जो किया जाता है, हाँ इंसानों पे भी किया जाता है, लेकिन यू नो इट वेरी वेल दैट जब भी कोई मेडिसिन आती है मार्केट के अंदर सबसे पहले उन्हें रैट्स के ऊपर ट्राई किया जाता है या फिर एनिमल्स के ऊपर ट्राई किया जाता है, विच इज़ ऑल्सो नॉट अ वेरी फ्रेंडली वे, बट इट इज़ बेटर देन टू किल ह्यूमन्स, यू नो। आप जो है इंसानों को तो मारने से लाइक बेटर भी नहीं कह सकते बट सेफर, ठीक है। फिर जो है आप इंसानों पर, ह्यूमंस पर उस मेडिसिन को ट्राई करते हो। तो साइंटिफिक कैरेक्टर यहाँ पर कहता है कि ये जो है ये किस चीज़ पर प्रकाशित है, ये एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट एंड ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, यानी कि यह प्रयोग, अवलोकन, मापन और वस्तुनिष्ठ के विश्लेषण की आधारित है, ठीक है। अच्छा, अगर मेरी हिंदी थोड़ी सी गलत प्रोनाउंस होती है तो मैं आपसे पहले ही अपोलोजाइज करती हूँ, ठीक है। आई एम नॉट वेरी गुड एट प्रोनाउंसिंग हिंदी, ठीक है। इसकी हिंदी तो मैं आपको समझा ही रही हूँ, तो मुझे नहीं लगता इंग्लिश एंड हिंदी वाले स्टूडेंट्स को कोई डाउट होगा। बट अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे कुछ गलत होती है तो यू शुड ऑलरेडी नो दैट आई एम नॉट वेरी गुड एट दिस सब्जेक्ट, ठीक है। हाँ जी, मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर। It integrates biology, neuroscience, genetics, psychiatry and pharmacology and philosophy। देखो, बायोलॉजी जो है वो ह्यूमन बॉडी को, बायोलॉजी के अंदर ह्यूमन बॉडी, प्लांट बॉडी, ठीक है, सभी आती है, वो बायोलॉजी के अंदर होता है, ठीक है। न्यूरोसाइंस, न्यूरोसाइंस यानी कि स्टडी ऑफ योर ब्रेन। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स यानी कि जिससे जो है आपकी बॉडी फॉर्म होती है वो आपका जेनेटिक क्या है। साइकाइट्री यानी कि इट इज़ रिलेटेड टू ब्रेन बट इट इज़ नॉट स्टडी ऑफ ब्रेन, ये स्टडी ऑफ ब्रेन नहीं है। स्टडी ऑफ ब्रेन तो न्यूरोसाइंस होता है, साइकाइट्री एक अलग ही उसका मीनिंग होता है। फार्मेलॉजी, फार्मास्यूटिकल कंपनीज यानी कि मेडिसिन रिलेटेड टू द ह्यूमन बॉडी। एंड फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी का मतलब होता है वर्किंग ऑफ जो है नर्वस सिस्टम ऑफ योर बॉडी, आपकी बॉडी के अंदर जो नर्वस सिस्टम है उसका काम फिजियोलॉजी होता है। और ये सब मिल के जब होता है तो उसे क्या कहते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर, क्या कहते हैं, बहु अनुशासन प्रकृति, ठीक है। हाँ जी, थर्ड पे आते हैं बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर क्या होते हैं? इट अज्यूम्स दैट ऑल मेंटल प्रोसेसेस, थिंकिंग, लर्निंग, मेमोरी, इमोशन, स्ट्रेस, एग्रेशन रिजल्ट फ्रॉम द एक्टिविटीज ऑफ ब्रेन एंड नर्व्स। बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर कहता है कि आपके मन में जिस भी प्रकार का सोचने का तरीका आता है वो किससे आता है, आपकी ब्रेन के अंदर और आपकी नर्व्स के अंदर क्या एक्टिविटी चल रही है, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। दैट आपने देखा होगा कि जब भी कोई पर्सन नर्वस होता है, ठीक है, वो जो है वो बहुत ही ज़्यादा ट्विच करता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज, वो छोटी छोटी बातों पे जंप करता है, वो बहुत ही जंपी होता है उस टाइम पे, और वो स्टैमर करता है, ये होता है स्टैमर करना। तो वो स्टैमर बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है। तो ये क्या होगी, ये हमारी ब्रेन की एक्टिविटीज़ हो गई। ब्रेन क्या करता है, जब भी वो नर्वस होता है तो हमारी सिग्नल्स जो है वो प्रॉपरली हमारी बॉडी के अंदर पास नहीं होते हैं, जहाँ से हमारी जो है ये ऐसे रिएक्शंस चालू होते हैं। हर किसी पर्सन का एक अलग अलग रिएक्शन होता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई पर्सन ट्विच कर रहा है तो हर कोई ट्विच करेगा। भाई हो सकता है कोई स्टैमर कर रहा हो, किसी से बोला ना जाए, कोई फ्रीज हो जाए, ठीक है। एम्फेसिस ऑन कॉजेज इफेक्ट, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप पे क्या एम्फेसाइज करता है? इट इन्वेस्टिगेट्स वेदर अ बिहेवियर चेंज इफ नर्व
changes if the nerve आर सेल्स आर डैमेज्ड। ये इन्वेस्टिगेट करता है कि जो बिहेवियर चेंज है इफ़ नर्व सेल्स आर डैमेज, उसकी वजह से कोई नर्व सेल्स डैमेज तो नहीं हुई है। ठीक है। रोल ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर्स एंड हॉर्मोन्स। न्यूरो ट्रांसमीटर और हॉर्मोन्स का क्या काम है? हॉर्मोन्स एंड न्यूरो ट्रांसमीटर्स इन्फ्लुएंस द इमोशंस। देखो, न्यूरो ट्रांसमीटर्स का मतलब है कि वो ना आपके इमोशंस को कैरी करता है, कि गुस्सा आ रहा है, डर आ रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, प्यार आ रहा है, तो ये सब जो है वो न्यूरो ट्रांसमीटर कैरी करता है। ये होता है डिलीवरी ट्रक ऑफ इमोशन। ठीक है। क्लिनिकल रिलेवेंस, यूजफुल इन ट्रीटिंग डिसऑर्डर्स लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी, साइरोनफ्रिया एंड एल्जाइमर्स डिजीज। ठीक है। प्रोनाउंसिएशन ये रॉन्ग हो सकती है, चेक कर लेना, लेकिन साइरोनफ्रिया ही मुझे इसकी प्रोनाउंसिएशन याद आ रही है जहाँ तक मुझे याद है। मेजर सब डिविजन्स ऑफ बायोफिलोसॉफी। अब इसके सब डिविजन्स क्या होते हैं? न्यूरोफिलोसॉफी। न्यूरोफिलोसॉफी क्या कहता है? स्टडीज हाउ डैमेज टू स्पेसिफिक ब्रेन्स एरियाज अफेक्ट्स लैंग्वेज, मेमोरी एंड डिसीजन मेकिंग। कि आपके दिमाग के न्यूरो मनोविज्ञान क्या कहता है कि आपके दिमाग में कहीं पे भी, हाँ वेट अ सेकेंड, हाँ जी, तो न्यूरोफिलोसफी कहता है कि जब भी आपके दिमाग में कहीं पे भी कोई भी छोटी सी चोट लग जाती है तो उससे आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी मेमोरी, आपकी लैंग्वेज के अंदर क्या क्या असर पड़ता है, आपकी डिसीजन मेकिंग के अंदर क्या असर पड़ता है। ठीक है। और ये चीज़ जैसे हमने अपने पेरेंट्स को भी सुना है कि हमें छोटे बच्चों को दिमाग सिर पे नहीं मारना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे तो लाइक पेरेंट्स एंड फैमिली हमेशा कहती थी दैट सर की जो नसें हैं, आपके दिमाग की जो नसें, वो बिल्कुल बालों जैसी पतली होती हैं। ठीक है। कहीं पे भी छोटे बच्चे को कहीं से भी आपने प्रेस किया एंड वहाँ से उसका कोई गलत वो हुआ तो बच्चे की लाइफ ख़राब हो सकती है। तो इतनी सेंसिटिव हमारी ब्रेन की जो है नर्व्स होती हैं। ठीक है। साइकोफेरोमोलॉजी, वेट अ सेकेंड, साइकोफार्माकोलॉजी एग्जामिन्स हाउ ड्रग्स एंड केमिकल सब्सटेंसेस ऑल्टर बिहेवियर। कि जब भी ड्रग्स और केमिकल सब्सटेंसेस आपकी बॉडी में दिए जाते हैं तो उसका क्या रिएक्शन आता है। ठीक है। अच्छा, साइकोफिजियोलॉजी स्टडीज इमोशंस थ्रू हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एंड ग्लैवेंस स्किन रिस्पॉन्स। ये आपके जो है इमोशंस को स्टडी करता है आपके हार्ट रेट से। ठीक है। अच्छा देखो, स्किन ग्लेवेंस रिस्पॉन्स का क्या मतलब होता है? ग्लेवेंस स्किन रिस्पॉन्स आपने देखा होगा दैट सम पीपल टर्न ब्लू व्हेन दे आर वेरी शॉक्ड। बहुत ज़्यादा शॉक होते हैं तो वो ब्लू हो जाते हैं, कोई वाइट हो जाता है, कोई रेड हो जाता है। जब बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस्ड होते हैं तो वो रेड कलर के हो जाते हैं। तो ये क्या होता है? हमारी बॉडी के स्किन के ऊपर उस चीज़ का रिएक्शन आए। ठीक है। कंपैरेटिव साइकोलॉजी यानी कि तुलनात्मक मनोविज्ञान क्या कहता है? पशुओं पर प्रयोग कर व्यवहार के विकासवादी आधार को समझना। कंडक्ट्स एनिमल रिसर्च टू अंडरस्टैंड द इवोल्यूशनरी बेसिस ऑफ बिहेवियर। जैसे मैं भी बताया कि एनिमल्स के ऊपर जो किया जाता है। न्यूरोकेमिस्ट्री स्टडीज द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर्स लाइक डोपामिन, स्टीरिन एंड एड्रेनालाइन। देखो, मैं डोपामिन को बहुत अच्छे से जानती हूँ, आप सब भी जानते होंगे डोपामिन क्या होता है? रश ऑफ हैप्पीनेस नहीं कहेंगे बट रश ऑफ एक्साइटमेंट। जैसे होता है ना, जब आप इंस्टाग्राम रील्स देखते हो तो क्या होता है, आपने सोचा था कि 10 मिनट देखेंगे, लेकिन 10 मिनट का कब आधा घंटा हो गया, आधा घंटा का कब 2 घंटा हो गया, आपको पता ही नहीं लगता कि कैसे टाइम निकल कैसे गया इतना ज़्यादा। वो क्या होता है, आपकी बॉडी को ना डोपामिन मिल रहा होता है, इंस्टेंट प्लेजर मिल रहा होता है। ठीक है। इंस्टेंट प्लेजर जब आपकी बॉडी को मिलता है तो उसे टाइम का पता नहीं लगता। तो इंस्टेंट प्लेजर को हम डोपामिन कहते हैं। अब एड्रेनालाइन क्या होता है? जब आपकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा हाईली अलर्ट होती है। आपने कभी देखा होगा कि आपका कोई माइनर एक्सीडेंट हुआ है, आप स्कूटी चलाते चलाते गिर गए या फिर एक बाइक चलाते चलाते गिर गए, तो जब आपको चोट लगती है ना, उसी इंस्टेंट आपको दर्द नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे आपकी बॉडी हाई अलर्ट मोड पे है, उस टाइम पे आपको दर्द नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वो एड्रेनालाइन आपकी बॉडी में स्लो होता है, धीरे धीरे कम होता है, फिर आपको दर्द होना शुरू होता है। ठीक है। फिर आपकी बॉडी के अंदर अवेयरनेस आती है। उस टाइम पे जब एड्रेनालाइन आपकी बॉडी में रश कर रहा होता है, वहाँ पर आपकी क्यों आता है? ये लाइफ
इंस्टिंक्ट के लिए आता है, आपकी बॉडी जिंदा रहने के लिए लड़ रही होती है। तो उस टाइम पे चाहे किसी भी पर्सन का, कुछ लोगों का हाथ भी टूट जाए तो उन्हें पता नहीं लगता है जब तक वो एक सेफ सिचुएशन के अंदर ना आ जाए और वो कूल डाउन ना हो जाए तो, ठीक है। बिहेवियरल न्यूरो एंडोक्रिनोलॉजी स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन hormones एंड बिहेवियर। हॉर्मोन्स का बिहेवियर के साथ क्या लेना देना है, ये जो है ये बताता है। Evolutionary biophysiology based on the Darwin's theory studies sexual relationship, group behavior and conservation instincts। ये जो है आपके ग्रुप बिहेवियर और कॉन्जर्वेशन इंस्टिंक्ट्स को ये दर्शाता है, ठीक है। हाँ जी, आई होप हिंदी वाले स्टूडेंट्स को भी आ गया होगा साथ में, ठीक है। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ बायोफिजियोलॉजी, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे हुई? प्राचीन चरण एंशियंट फेज, ग्रीक मेडिसिन्स डिक्लेयर द ब्रेन एज द सेंट्रल ऑफ मेंटल प्रोसेस। ग्रीक मेडिसिन ने ये डिक्लेयर किया था कि दिमाग आपके शरीर की हर एक चीज़ को कंट्रोल करता है। मेटीरियल थिंकिंग डिस्कार्ड्स द माइंड बॉडी ड्युअलिज्म, मध्यकालीन विचार। वैज्ञानिक चरण यानी कि साइंटिफिक के फेज क्या रही थी? 1861 में पोल ब्रोका डिस्कवर्ड द स्पीच सेंटर, ठीक है। 19th सेंचुरी के अंदर साजल प्रपोज द न्यूरॉन डॉक्ट्राइन। 1899 डार्विन एस्टेब्लिश द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। मॉडर्न फेज क्या कहती है? आधुनिक चरण क्या कहता है? ये जो है मॉडर्न फेज कहता है कि भी EEG, MRI और PET। आई एम श्योर MRI में आपकी बूढ़ों को जो है हर बार डॉक्टर सजेस्ट करते हैं दैट एवरी 6 months और 1 year इनका MRI आप कराते रहो, बॉडी के अंदर चेंजेस हमें पता लगते रहेंगे, ठीक है। इनेबल द साइंटिफिक मेजरमेंट ऑफ बिहेवियर, यहाँ से इन चारों टेस्ट से वो साइंटिफिक मेजरमेंट करते हैं बिहेवियर का, दैट उनकी बॉडी किस तरह से बिहेव कर रही है, ठीक है। रिसर्च मेथड्स इन बायोफिजियोलॉजी, अब रिसर्च मेथड्स क्या क्या होते हैं इनके? हाँ जी, ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स, MRI एंड fMRI, ब्रेन स्ट्रक्चर एंड एक्टिवली, PET स्कैन, ब्लड फ्लो एंड एनर्जी कंजम्पशन, CT स्कैन, स्टडी ऑफ ब्रेन डैमेज। MRI और fMRI क्या करते हैं? ब्रेन स्ट्रक्चर को और एक्टिविटी को मेजर करते हैं। PET स्कैन क्या करता है? ब्लड फ्लो देखता है कि कहाँ पर जा रहा है, कहाँ कहाँ तक खून पहुँच रहा है, तो एनर्जी कंजप्शन कितना हो रहा है, ठीक है। और CT स्कैन क्या देखता है? स्टडी ऑफ ब्रेन डैमेज। न्यूरोफिजियोलॉजिकल टेक्निक्स क्या रहेंगी? EEG फॉर ब्रेन वेव्स, ERP फॉर इमीडिएट रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या रहेंगे? एक्सपेरिमेंटल कहाँ आ गया ये? हाँ जी, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स क्या क्या रहेंगे? इंड्यूसिंग इंजरी, स्टिमुलेशन और ड्रग्स इन एनिमल्स टू ऑब्जर्व बिहेवियर इफेक्ट्स। जानवरों को जानबूझ के चोट पहुंचाई जाती है ताकि देखा जाए कि उनका ड्रग्स पे क्या असर आ रहा है, ठीक है। हाँ जी, न्यूरोफिजियोलॉजिकल टेस्टिंग, फिजियोलॉजिकल टेस्ट ऑन मेमोरी, लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि भाई मेमोरी कैसी है, लर्निंग आप कैसी कर पा रही हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी कैसी है। एंडोक्राइन एंड हार्मोनल एनालिसिस, मेजरमेंट ऑफ ब्लड एंड हार्मोन लेवल, जेनेटिक स्टडीज इवेल्युएटिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ जीन्स वर्सेस द एनवायरनमेंट ऑन बिहेवियर। आपने कभी कभी देखा होता है कुछ बच्चे जो है एक बड़ी यानी कि काफ़ी जो है 16 to 17 की एज तक काफ़ी ज़्यादा छोटे रहते हैं, लेकिन फिर जैसे ही वो 18 to 20 के बीच में आते हैं एकदम उनकी हाइट बहुत लंबी चली जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे जेनेटिक स्टडीज़ जो है वो बताती हैं कि जीन्स वहाँ पे लेट जो है अराइज करते हैं, लेकिन वो अल्टीमेटली काम करते हैं। टैब्यूलेट द स्ट्रक्चरल सब डिविजन्स ऑफ द नर्वस सिस्टम के सब डिविजन्स हमने बताने हैं। डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट लोब्स, ओके। तंत्र के संचरात्मक उपखंड को सारणीयबद्ध करें, विभिन्न लोबों के कार्य का वर्ण करें, ठीक है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड क्लैरिफाई इट्स रोल इन ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। मेन पार्ट से शुरू करेंगे। स्ट्रक्चरल डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम, स्ट्रक्चरल डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम क्या कहता है? द फर्स्ट मेजर
The first major division of nervous system is the central nervous system, which includes brain, spinal cord, and the brain serves as the operational center for all mental and cognitive processes. भाई आपका दिमाग ही होता है ना कि आपके जितने भी मेंटल डिसीजंस होते हैं, आपका जो भी बॉडी का रिएक्शन होता है, वो सब आपका ब्रेन डिसाइड करता है. वेयर एज द स्पाइनल कोड, लेकिन आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, स्पाइनल कोड है, फंक्शंस एज द मीडियम ऑफ मैसेजेस ट्रांसमिशन एंड रिफ्लेक्स एक्शन. ये जो है आपके रिफ्लेक्स एक्शन को बताती है, ये जो है ट्रांसमिट करती है जल्दी जल्दी उन ऑर्डर्स को. ठीक है. द सेकेंड मेजर डिविजन इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. पहला तो था हमारा स्पाइनल कोड, ठीक है. दूसरा था हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम विच कैरीज मैसेज एंड फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी. इट हैज़ टू फंक्शनल कंपोनेंट्स. अब इसके दो फंक्शनल कंपोनेंट्स हैं. सोमैटिक सिस्टम कैरीज वॉलेंट्री एक्टिविटीज सच एज स्केलेटल मसल मूवमेंट. भाई आपकी हड्डियां जिस तरीके से मूव करती हैं वो हमारा सोमैटिक सिस्टम डिसाइड करेगा. ऑटोनोमिक रेगुलेटरी इनवॉलेंट्री प्रोसेसेस सच एज हार्ट रेट, डाइजेशन, ब्रीदिंग, ग्लैंडर सिक्रेशन. आपके शरीर के अंदर जो जो काम होता है, जैसे आप अपनी बॉडी को अलाउ तो नहीं करते ना कि चलो अब मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, तुम जो है ब्लड पंप कर सकती हो, ठीक है, तुम बॉडी के अंदर फ्लो कर सकते हो ब्लड को. आप इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं करते ना, बॉडी खुद से करती है वो चीज़ें, तो उसे ऑटोनोमिक सिस्टम कहते हैं. और जिस चीज़ के लिए ब्रेन परमिशन देता है, ऑर्डर देता है, उसे सोमैटिक सिस्टम कहते हैं. ठीक है. विद इन द ऑटोनोमिक सिस्टम, अब हाँ जी, ओके, ठीक है. द sympathetic division activates energy during the stress and emergency conditions, while the parasympathetic division brings the body into a state of rest, repair or relaxation. ब्लड लोब्स एंड देयर फंक्शंस. मस्तिष्क के लोब और उनके कार्य. ललाट खंड सबसे पहला होता है, ललाट खंड यानी कि फ्रंटल लोब. द सेंटर ऑफ थिंकिंग, रीजनिंग, जजमेंट, प्लानिंग, पर्सनैलिटी. आपकी जितने भी इमोशंस हैं, आपका जितना भी प्रैक्टिकल साइड ऑफ थिंग्स है, वो आपका फ्रंटल लोब यानी कि दिमाग के आगे का हिस्सा डिफाइन करता है. ठीक है. ये जो है ऑर्डर करता है, यानी कि उसका रूल वह है फ्रंटल लोब पर है. ठीक है. किन चीज़ का? आपके इमोशंस का. भाई आपकी रीजनिंग कैसी है, आप जज कैसे करते हो, आप प्लानिंग कैसे करते हो चीज़ों की, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपके इमोशंस कैसे हैं, आपका कंट्रोल कैसा है, वॉलेंट्री मसल कंट्रोल आपका कैसा है. ठीक है. द स्पीड प्रोडक्शन एरिया इज एसोसिएटेड विद दिस लोब. जितनी भी स्पीड एसोसिएटेड चीज़ें हैं वो फ्रंटल लोब से रिलेटेड होती हैं. Parietal lobe receives and analyzes body sensations. प्राण खंड. ठीक है. receives and analyzes body sensations such as touch, pain, temperature, pressure. देखो आप जब भी किसी गर्म चीज़ को हाथ लगा, आप जो है बिना किसी सोची समझे आपका हाथ खुद से पीछे आता है. छोटे बच्चे को नहीं पता क्या करना होता है, लेकिन जैसे उसका गर्म चीज़ पर हाथ लगे वो जल्दी से जल्दी उसे पीछे कर लेगा. ये क्या काम होता है? ये हमारी पेरेंटल लोब का काम होता है. ठीक है. ये हमारी स्पेचुअल अवेयरनेस एंड बॉडी पोजीशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कन्वे करता है. टेम्पोरल लोब कंट्रोल्स ऑडिटरी रिसेप्शन, सेकेंड एनालिसिस, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, मेमोरी स्टेज एंड इमोशनल लर्निंग. कितना आप सीखते हो, कितना आप याद करते हो और कितना आप इमोशनली अपने आप को डेवलप करते हो, ये टेम्पोरल स्टेज का काम, टेम्पोरल लोब का काम है. ठीक है. ऑसिपिटल लोब द प्राइमरी सेंटर फॉर विजन, शेप, कलर, मोशन एंड विजुअल एनालिसिस. भाई आप जो चीज़ें देखते हो, ठीक है, वो किस चीज़ के थ्रू देखते हो, वो आप अपने ऑसिपिटल लोब के थ्रू देखते हो. फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम एंड इट्स रोल इन ह्यूमन बिहेवियर. अब तंत्र की क्रियाएं और उनका आचरण में भूमिका. द नर्वस सिस्टम फर्स्ट रिसीव्स द स्टिमुलाई थ्रू द सेंसरी ऑर्गन्स. सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू पहले उनको एक स्टिमुलाई मिलेगा, यानी कि चेंज इन एनवायरनमेंट. स्टिमुलस का मतलब जो एक लिटरल सेंस में होता है चेंज इन एनवायरनमेंट. ठीक है. तो चेंज इन एनवायरनमेंट का यहाँ पे मतलब कि आपकी बॉडी के साथ कुछ नया हुआ है. ठीक है. देन द ब्रेन एनालाइजेज दैम. अब वो ब्रेन एनालाइज करता है एंड मेक सूटेबल डिसीजंस कि भी ये चीज़ अच्छी है या बुरी है. आफ्टर विच कमांड आर सेंट थ्रू मसल्स एंड ग्लैंड. मसल और ग्लैंड को जो है कमांड ऑर्डर दिया जाता है. दस द एंटायर बिहेवियर डिपेंड्स ऑन द सीक्वेंस. सेंसरी इनपुट जाएगा, फिर मेंटल आपका प्रोसेस करेगा आपका दिमाग, और फिर मोटर रिस्पॉन्स आएगा. ठीक है. Its major role in human behavior include control of personality and behavior, basis of learning and memory, regulation of emotions,
reward mechanism, motivation and willpower, language, decision making, social behavior and relationship with mental disorder. ठीक है, ये सभी चीज़ें जो है ये मैटर करती हैं. हाँ जी, आई होप कंक्लूजन आप लिख लेंगे. थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं. डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड. एंडोक्राइन ग्लैंड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या 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 है. डिस्कस द फंक्शंस ऑफ हार्मोन सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड. अतः ओके, दिस इज अ डिफिकल्ट वर्ड. स्रावी ग्रंथियों की विशेषताओं का वर्णन करें. पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा सावरित हार्मोन के कार्य का चर्चा करें. ओके, डिस्क्राइब द मेजर ग्लैंड्स ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम एंड द एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ हार्मोन ऑन बिहेवियर. आपके हार्मोन्स का बिहेवियर के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है. वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपसे. अतः सावित्री ग्रंथियों का विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड. एंडोक्राइन ग्लैंड की क्या क्या. तो सबसे पहला है, ये डक्टलेस नेचर होता है इनका. ठीक है, दे रिलीज हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम. ये क्या करते हैं, ये हार्मोन्स को सीधे ब्लड स्ट्रीम के अंदर छोड़ देंगे. ठीक है, लॉन्ग टर्म एंड स्लो एक्शन. Hormones effect appear slowly but last longer, whereas the nervous system acts instantly. Hormones जो है वो उनका जो इफ़ेक्ट है, जो असर है, वो धीरे 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 जो है आपको पता लगेगा, लेकिन जो इफ़ेक्ट है, जो असर है, वो लंबा रहेगा. वेयर एज नर्वस सिस्टम जो है वो इंस्टेंटली एक्ट करेगा. जैसे ही उसे प्रॉब्लम दिखी, डायरेक्ट अटैक, नो थिंकिंग. मेंटेनेंस ऑफ हीमोस्टासिस, रेगुलेट्स टेम्परेचर, ग्लूकोज लेवल एंड वाटर बैलेंस. ठीक है, कंट्रोल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ग्रोथ ऑफ बोन्स, मसल्स, ऑर्गन्स डिपेंड ऑन द हार्मोन्स. आपकी हार्मोन्स पे ही डिपेंड करता है आपके मसल्स का, आपकी जो है ऑर्गन्स का ग्रोथ. ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, डेली टू डेली लाइफ में भी काम आएगी. इफेक्ट ऑन इमोशनल एंड सेक्शुअल बिहेवियर. सेक्स हार्मोन्स इन्फ्लुएंस लव, एग्रेशन एंड सेक्शुअल डिजायर्स. ठीक है, इफेक्ट ऑफ ब्लड केमिस्ट्री. ब्लड केमिस्ट्री का क्या असर रहेगा. एनर्जी यूज, मेटाबॉलिज्म, स्ट्रेस रिस्पॉन्स एंड इम्यूनिटी डिपेंडेंस ऑन ग्लैंड्स. फीडबैक मैकेनिज्म, वन हार्मोन इंक्रीजेज और डिक्रीजेज द सिक्रेशन ऑफ अनदर. अगर एक ज़्यादा है तो उसकी वजह से बाकी सभी हार्मोन्स पर भी असर पड़ने वाला है. ठीक है, कंट्रोलर ऑफ लाइफ स्टेज. आपके जो हार्मोन्स हैं वो आपके कंट्रोल करते हैं लाइफ स्टेज को. चाइल्डहुड, अडोलसेंट, अडल्टहुड, मेनोपॉज, ऑल आर hormonally regulated. Major hormones secreted by the pituitary gland and their functions. अब कौन कौन से मेजर हॉर्मोन्स हैं, यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा सर्वावृत प्रमुख हार्मोन व उनके कार्य. ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड हैज टू पार्ट्स. एक एंटीरियर पार्ट होता है, एक पोस्टीरियर पार्ट होता है. तो एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन क्या कहता है. सबसे पहले होता है इसका GH, जो कि होता है आपका ग्रोथ हार्मोन्स. आपके बोन्स की ग्रोथ, आपकी मसल्स की ग्रोथ, आपकी डिफिशियंसी, जिन जिन चीज़ों में कमी होती है उनको पूरा करना. ठीक है, TSH क्या होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. आपका थायराइड को स्टिमुलेट करता है. ठीक है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है. ETCH एड्रीनो corticotropic hormone stimulates adrenal cortex to the release cortisol, manages stress. FSH follicle stimulating hormone, formation of ova in ovaries and sperm in the males. LH luteinizing hormone, production of sex hormones and causes ovulation. ovulation यहाँ से शुरू होता है. प्रोलैक्टेशन यानी कि स्टिमुलेट्स मिल्क सिक्रेशन इन मदर्स. ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन. अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन क्या होते हैं. ठीक है, हाँ जी, तो इसके अंदर होता है ADH. ठीक है, ये क्या होता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन. रेगुलेट्स वाटर बैलेंस इन किडनीज के अंदर वाटर बैलेंस किया जाता है. और डेफिशिएंसी किसके अंदर, डायबिटीज इंसिपिडस. ठीक है, ऑक्सीटोसिन लेबर बर्थ. अच्छा ओके, ये बहुत ही, ऑक्सीटोसिन का मतलब क्या होता है. ये होता है फीलिंग ऑफ अटर हैप्पीनेस, कि आप इतनी ज़्यादा खुशी आपको फील होती है दैट आप उसके लिए दुनिया का किसी भी दर्द को सहन कर लेते हो. ठीक है, आपने जैसे सुना होगा दैट गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड इक्वल्स ब्रेकिंग टू द 206 बोन्स इन योर बॉडी. बर्थिंग के दौरान एक वुमेन को जो पेन होता है वो 206 हड्डियां टूटने के बराबर होता है.
लेकिन फिर भी mothers love this. Some mothers love this, maybe some don't, and we totally understand that, but some mothers love doing this. Why? Because they get oxytocin. ठीक है, चाइल्ड बर्थ, बेबी फीवर, मेटरनल बॉन्डिंग एंड सोशल अफेक्शन, सोशल अफेक्शन के लिए, मेटरनल बॉन्डिंग के लिए, ठीक है, कपल्स रिलेशन के लिए, ये सब वो सब जो है करते हैं. हार्मोन और व्यवहार पर प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ हार्मोन ऑन बिहेवियर. अब हार्मोन का आपके बिहेवियर पर क्या असर होता है, ठीक है. इमोशनल रेगुलेशन, कॉर्टिसोल हाइटनेस, स्ट्रेस रिस्पॉन्स. जैसे जैसे आपका कोर्टिसोल बढ़ेगा आपका स्ट्रेस बढ़ने लगेगा. इम्बैलेंस कैन लीड टू एंजाइटी एंड डिप्रेशन. सेक्शुअल बिहेवियर एंड अट्रैक्शन, टेस्टोस्टेरोन इंक्रीजेस एक्सरेशन एंड लिबिडो. जैसे ही टेस्टोस्टेरोन बढ़ा, गुस्सा बढ़ने लगेगा और लिबिडो आने लगेगा. एस्ट्रोजन प्रमोट्स इमोशनल स्टेबिलिटी. और जैसे जैसे एक वुमेन के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन जब बढ़ता है तो वहाँ से वो इमोशनली स्टेबल हो जाती है. मोटिवेशन एंड रिवॉर्ड मैकेनिज्म. एड्रेनल हार्मोन इंक्रीजेस द एनर्जी एंड कॉम्पिटिटिवनेस. एड्रेनल हार्मोन जो है वो आपकी, वेट अ सेकेंड, हाँ जी, वो आपकी जो है क्या करेगा, कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ा देता है आपके, ठीक है. सोशल बॉन्डिंग, ऑक्सीटोसिन इनहेंसेस लव. ऑक्सीटोसिन से क्या होता है, प्यार, कंपैशन, मदर इन्फेंट रिलेशनशिप, मदर इन्फेंट बॉन्डिंग एंड ट्रस्ट. मदर इन्फेंट बॉन्डिंग जो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है. हंगर एंड एनर्जी इम्बैलेंस, मेटाबॉलिज्म हार्मोन्स इन्फ्लुएंसेस द ओबेसिटी, हंगर एंड फटीग. Personality formation, long term hormone imbalance may lead to the behavioral disorder, irritability and insomnia. insomnia का मतलब होता है नींद ना आना, ठीक है. रातों रात पर्सन जगे रहते हैं, उनको नींद नहीं आती है, so that is called insomnia, ठीक है. फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं. चौथा प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि ओके, हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन इज आस्किंग डिस्कस द application of biopsychology and describe the various methods used to study the living human brains. कौन कौन से मेथड हैं जिनको यूज़ किया जाता है इंसानी दिमाग को पढ़ने के लिए. जैन मनोविज्ञान में अनुप्रयोग में चर्चा व जीवित मानव मस्तिष्क का अध्ययन करने के उपयोग की जाने वाली विभिन्न विधि का वर्णन कीजिए. ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. मेजर एप्लीकेशंस ऑफ बायोफिलोसफी क्या रहेगी. जैन मनोविज्ञान के प्रमुख अनुप्रयोग. पहला, मानसिक रोगों का निदान और उपचार, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर. सिक्रोजेफ्रेनिया, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, एंजाइटी आर लिंक्ड विद डोपामिन. ये सब जो है डोपामिन से जो है रिलेटेड है. स्टीरियोटोनिन इम्बैलेंस and leading to the development of drug therapies and psychotherapy. देखो जो है मैं एक बहुत अच्छा आपको एग्जांपल दे सकती हूँ. डोपामिन का ड्रग्स, जो भी पर्सन ड्रग्स लेते हैं उनको क्या होता है, एकदम डोपामिन हिट मिलता है. बॉडी ऐसे लगता है जैसे क्लाउड्स पर तैर रही है. बहुत सारे लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस आर्टिकल्स के अंदर बताया है, ठीक है. इट डजंट मीन दैट आई एम डूइंग ऑल दैट स्टफ. तो जब एक पर्सन डोपामिन लेता है, जब भी ड्रग्स या फिर किसी भी ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करता है तो वहाँ से एक एक्सट्रीम डोपामिन हिट मिलता है. लेकिन वो जितनी जल्दी चढ़ता है उतनी ही जल्दी उतर जाता है. इसीलिए एक पर्सन क्या होता है, एडिक्ट हो जाता है. उसे डेली चाहिए, उसे हर घंटे चाहिए, उसे हर आधे घंटे में चाहिए. क्यों? क्योंकि अब वो उससे जो डोपामिन गिर रहा है वो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है. इस बॉडी कांट टॉलरेट इट, ठीक है. तो वहाँ पर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट को लाना पड़ता है. न्यूरोसाइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन कैसे, ट्रीटमेंट्स ऑफ ब्रेन इंजरी, दिमागी इंजरी हो जाए, एक्सीडेंट, स्ट्रोक, अल्जाइमर, इंक्लूडिंग मेमोरी ट्रेनिंग एंड कॉग्निटिव थेरेपी. अल्जाइमर क्या होता है, जब आपकी बॉडी जो है वो, आपका ब्रेन जो है वो चीज़ों को भूल जाता है. होता है ना कि 5 साल के दौरान कुछ पर्सन जो है अपनी कुछ, अगर एक पर्सन जो है 50 ईयर्स का है तो उसने जो है पिछले 10 साल उसको भूल गया. उसको 40 साल तो याद है कि कैसे हुए थे, लेकिन वो आखिरी 10 साल भूल गया. उन 10 साल के अंदर जो भी चीज़ें हुई हैं वो उसको बिट्स एंड पीसीस के अंदर याद है. बिहेवियरल फार्माकोलॉजी, ड्रग्स रेगुलेट ब्रेन केमिकल्स टू इम्प्रूव मूड, रिड्यूस एंजाइटी, इंड्यूस स्लीप एंड इंक्रीज मोटिवेशन. ठीक है. 4, एजुकेशन एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, शिक्षा और संज्ञानात्मक विकास.
ठीक है। एजुकेशन एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन आइडेंटिफाइंग न्यूरल बेसिस ऑफ लर्निंग, मेमोरी एंड अटेंशन हेल्प्स इन स्पेशल एजुकेशन एंड ADHD मैनेजमेंट. Evolutionary behavior analysis explains aggression, altruism, and social behavior on the evolutionary grounds. Artificial intelligence and brain-computer interfaces. Biophysiological models from the basis of neural network and robotic control. Forensic applications help in understanding the neural basis of criminal tendencies. Forensic applications का क्या मदद करती है? वो हमें समझने में मदद करती है कि क्रिमिनल टेंडेंसी क्या होती है, उनका इम्पल्स क्या होता है, उनको एग्रेशन आता क्यों है. ठीक है. रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल देखा था दैट कुछ मैन आर प्रेडेटर्स, राइट, मैन आर एपेक्स प्रेडेटर्स, एंड ये जो प्रेडेटर्स हैं ये कैसे अपना विक्टिम डिसाइड करते हैं. दे नोटिस बिहेवियर, दे नोटिस पीपल्स बिहेवियर. जो पर्सन जो है सबमिसिव चलते हैं, सबमिसिव पीपल, देयर शोल्डर्स आर इन एंड दे आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, दे आर वॉकिंग लाइक दे आर वेरी कॉन्शियस ऑफ देमसेल्व्स. ठीक है. ये एक सबमिसिव बिहेवियर होता है जो कि एक प्रेडेटर को जो है इनवाइट करता है. उसे पता है कि अगर मैं कुछ भी करूँगा तो ये पर्सन जो है आवाज़ नहीं उठाएगा. ऐसी पॉसिबिलिटी होती है. ठीक है. मेजर मेथड्स यूज टू स्टडी द लिविंग ह्यूमन ब्रेन. जिंदा इंसान के दिमाग को स्टडी करने के लिए क्या क्या स्टडीज़ निकाली गई हैं. EEG, इलेक्ट्रोएन्क्रोफेलोग्राफी, रिकॉर्ड्स द ब्रेन इलेक्ट्रिकल वेव्स जो आपका ब्रेन छोड़ता है उसे रिकॉर्ड करता है. यूज्ड इन रैपिड इमोशनल रिस्पॉन्सेज, स्लीप साइकिल स्टडीज एंड एपिलेप्सी एंड स्ट्रोक. ERR, इवेंट रिलेटेड पोटेंशियल. ठीक है. EEG बेस्ड टेक्निक मेजरिंग द ब्रेन्स इमीडिएट रिस्पॉन्स टू द स्पेसिफिक स्टेमुलाई. जैसे ब्रेन का स्पेसिफिक रिस्पॉन्स क्या होएगा जब आप एक बच्चे को एक पार्क के अंदर लेके जाओगे जहाँ पर उसके जैसे बहुत सारे बच्चे हैं वो खेल रहे हैं, तो वो बच्चा क्या होगा, सडनली वो ओवरवेलम हो जाएगा कि ये मैंने क्या देख लिया, ये उसे क्या दिखा दिया. ठीक है. तो जब एक एनवायरनमेंट को चेंज किया जाता है और जब इन ब्रेन का रिएक्शन जब रिकॉर्ड किया जाता है उसे हम ERP कहते हैं. ठीक है. CT स्कैन, कंप्यूटर टोमोग्राफी, एक्स बेस्ड मेथड डिटेक्टिंग द स्ट्रक्चरल डैमेज, ट्यूमर्स एंड इंजरीज. MRI, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग. ठीक है. प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी स्ट्रक्चरल इमेजेस थ्रू द मैग्नेटिक वेव्स. ठीक है. Highly useful in diagnosing hemorrhage, inflammation and neurological disorders. fMRI की फंक्शनिंग क्या कहती है. ठीक है. तो ये कहता है यह रक्त प्रवाह और ऑक्सीजन स्तर के आधार पर मस्तिष्क की गतिविधियां रिकॉर्ड करता है. मेजर्स ब्रेन एक्टिविटी बेस्ड ऑन द ब्लड फ्लो एंड ऑक्सीजन लेवल. ऑक्सीजन लेवल कितना है. की टेक्निक स्टडिंग थॉट, विचारों को पढ़ना. लैंग्वेज क्या है, इमोशन क्या है. लैंग्वेज का मतलब यहाँ पे भाषा नहीं है बट बॉडी लैंग्वेज को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाए. एंड डिसीजन मेकिंग क्या रहती है. PET स्कैन, पोइस्ट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, यूज्ड रेडियो आइसोटोप्स टू ऑब्जर्व एन एनर्जी कंजप्शन एंड ग्लूकोज यूज, कि कितना ज़्यादा एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है. इसको कैंसर के अंदर, एल्जाइमर के अंदर और फिजियोपैथोलॉजी असेसमेंट के अंदर यूज़ किया जाता है. MEG, magnetoencephalography, detect magnetic signals generated in the brain. High speed measurement used in the temporal tracing of cognitive processes. TMS, transcranial magnetic stimulation, temporarily activates or inhibits the brain regions through the magnetic fields. Emerging treatment of depression. Clinical therapeutic uses. अब इनके क्लिनिक के अंदर क्या क्या यूज होते हैं. ठीक है. औषध निर्धारित में सहायता, हेल्प्स डिटरमाइनिंग द ड्रग प्रिस्क्रिप्शन, ये मदद करता है कि किस इंसान को किस तरह का ड्रग देना चाहिए. ठीक है. स्ट्रोक्स रिहैबिलिटेशन, जिन लोगों को जो है डैमेज हुआ है किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, उनको कैसे एक सेम पाथ पर लेके आए उसे ट्रेनिंग दी जाती है. एपिलेप्सी सर्जरी, ECG location guides neurosurgical interventions. Mood disorder therapy helps identify distress circuits. Brain mapping for surgery marks language areas before tumor removal. ट्यूमर रिमूवल से पहले कहते हैं ना कि आपकी बॉडी को सुन्न किया जाता है, तो वो इसी क्लिनिकल थेरेपेटिक यूज से हमें पता लगता है. ठीक है. 5वां सवाल पूछना चाहता है, एक ग्राफ की सहायता से एक्शन
पोटेंशियल की प्रक्रिया को समझाएं। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एक्शन पोटेंशियल विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ synaptic transmission with a neat diagram and explain its role in neurochemical message transmission। ठीक है, तो ये ग्राफ की कुछ बताए गए हैं कि अच्छा ग्राफ, लेकिन ग्राफ कहाँ है? अच्छा ग्राफ आप खुद बनाएंगे। ओके ठीक है, देखो भी एक्स एक्सिस तो बताएंगे आपकी टाइम, ये आपकी एक्स एक्सिस होती है, ये आपकी वाई एक्सिस होती है। ठीक है, ये आपका टाइम बताती है। ठीक है, वाई एक्सिस आपका मेम्ब्रेन पोटेंशियल यानी कि एमवी बताती है। द ग्राफ स्टार्ट्स फ्रॉम -70 से शुरू होगा, यानी कि देखो यहाँ तक आपका जीरो होता है और यहाँ से फिर आपका माइनस में चला जाता है। ठीक है, लेकिन हम इसको इमेजिन कर रहे हैं, तो जब ये 30 तक जाएगा एंड कम्स बैक डाउन, जब वो वापस नीचे आ जाए तो वो जो है एक की स्टेज होती है। राइजिंग पोटेंशियल -70 MV, न्यूरो इज इन काम स्टेट। -70 MV के अंदर जब आपका ब्रेन होता है तब वो एक काम स्टेट के अंदर होता है। इनसाइड मोर के पॉजिटिव आयंस, आउटसाइड मोर Na positive ions. Na positive and K positive pump active. ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन एट द -70 MV। -70 MV को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करके एक स्ट्रेट लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे जो पर्सन स्टेबल है उसके लिए। जैसे मान लो मैंने इसको -70 दिखा दिया, फिर मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, डीपोलराइजेशन, ग्राफ शूट्स अपवर्ड। अब डीपोलराइजेशन के अंदर ऊपर तो जाता है, स्टिमुलस crosses threshold -55 MV, Na positive channels open, Na positive rushes rapidly, membrane potential reaches +30 MV, graph moves sharply upward। अब वो यहाँ से देखो, यहाँ से नॉर्मल जा रहा था लेकिन अब वो अचानक ऊपर चला गया। ठीक है, repolarization, graph begins to fall down, Na positive channels cross and K positive channels open, K positive moves out, membrane potential becomes a negative again and ग्राफ स्लोज बैक डाउन। ठीक है, हाइपरपोलराइजेशन, ग्राफ ड्रॉप्स बिलो -70, एक्स्ट्रा के पॉजिटिव आयंस। अब -70 यहाँ तक था, इससे भी नीचे चला गया। पोटेंशियल ग्रोज टू -75 टू -70, ग्राफ बेंड्स स्लाइटली डाउनवर्ड की तरफ आ जाता है। ठीक है, रिफ्रैक्टरी पीरियड, न्यूरॉन कैन नॉट जनरेट अ न्यू एक्शन पोटेंशियल इमीडिएटली। न्यूरॉन जो है किसी भी एक्शन पोटेंशियल को इमीडिएटली रीजनरेट नहीं कर पाता है, उसे जो है Na पॉजिटिव का और K पॉजिटिव आयंस का जो है उनको पॉजिटिव बैलेंस चाहिए। रिटर्न टू द रेस्टिंग स्टेज, न्यूरॉन रिटर्न अगेन टू द -70 MV, और फिर जो है वो पर्सन कॉन्शियसनेस के अंदर आ जाता है, वो पर्सन जग जाता है। ठीक है, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 6, छठा सवाल क्या पूछना चाहता है? न्यूरॉन की कार्य प्रणाली समझाइए तथा इसके सिनेप्टिक संचरण की प्रक्रिया का विश्लेषण कीजिए। एक्सप्लेन द फंक्शनिंग ऑफ न्यूरॉन एंड एनालाइज द प्रोसेस ऑफ सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। ओके, बहुत ही अच्छा सवाल है। फंक्शनिंग ऑफ द न्यूरॉन की फंक्शनिंग क्या है? हम स्ट्रक्चर को देखेंगे पहले। न्यूरॉन के अंदर 3 मेजर पार्ट होते हैं, सोमा यानी कि सेल बॉडी, ठीक है, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। ठीक है, सोमा सेल्फ बॉडी क्या करता है? कंटेन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म के लिए होता है। रिसीव सिग्नल फ्रॉम द अदर न्यूरॉन्स की मदद से सिग्नल आता है, और एक्सॉन जो है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ मैसेजेस ट्रांसफर करती है। ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल मैसेजेस व्हेन अ स्टिमुलस अराइव, जब भी कोई नया चेंज ऑफ इन्वायरमेंट आता है, द रेस्टिंग पोटेंशियल -70 जो है वो डीपोलराइजेशन में चली जाती है। Na पॉजिटिव आयंस एंटर जनरेटिंग एन एक्शन पोटेंशियल, K पॉजिटिव आयंस एग्जिट लीडिंग टू रीपोलराइजेशन, द मैसेज ट्रेवल्स अप टू द एंड ऑफ द एक्सॉन। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप लोगों में से कोई उम्मीद कर रहा है कि इसका कोई ऑल्टरनेटिव होगा, नहीं है, रटना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, पेपर के अंदर लिखना पड़ेगा, कंपल्सरी कोई ऑप्शन नहीं है, याद रखना है आपने इसको। ठीक है, डीपोलराइजेशन, रेस्टिंग पोटेंशियल -70 होता है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। के पॉजिटिव Na पॉजिटिव आयंस कहाँ बढ़ेंगे, कहाँ कम होंगे, कहाँ नॉर्मल होंगे, याद रखना पड़ेगा, बहुत आसान है। ठीक है, ये सभी के सभी याद करने पड़ेंगे। ठीक है, हम कहाँ पे थे? वेट अ सेकेंड, हम ये पढ़ चुके थे क्या?
हाँ जी, यहाँ पर थे हम, ठीक है। अब हम सिनेप्टिक ट्रांसमिशन के ऊपर आते हैं, ठीक है। सिनेप्टिक का संचारण, स्ट्रक्चर ऑफ सिनेप्टिक टर्मिनल, द न्यूरॉन सेंडिंग द मैसेज, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, द स्मॉल गैप बिटवीन द न्यूरॉन्स, न्यूरॉन के बीच में जो छोटा सा गैप होता है ना, वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहलाता है। सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, द न्यूरॉन रिसीविंग द मैसेज, और यहाँ से जो इसको जो मैसेज जो पास होता है ना, ये जो पाथ होता है इसे हम सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं। प्रोसेस क्या रहेगा, द एक्शन पोटेंशियल रीचेज द सिनेप्टिक टर्मिनल, वो वहाँ पर पहुँचेगी। वेसिकल्स रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर्स, वो न्यूरोट्रांसमीटर्स को जो है रिलीज करेंगे जिनका नाम है एसिटोक्लाइन एंड डोपामिन। न्यूरोट्रांसमीटर कोड द synaptic cleft and bind the post-synaptic receptors. Depolarization begins in the post-synaptic neuron. Neurotransmitters are later removed through the reuptake and breakdown. ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या रहेगी, दिस प्रोसेस फ्रॉम द बेसिस ऑफ ऑल मेंटल कॉग्निटिव एंड बिहेवियर फंक्शंस, ये क्या करेगा, लर्निंग, मेमोरी, इमोशन, मोटिवेशन एंड सोशल बिहेवियर, सब जो है किस पे डिपेंड करते हैं, हमारी न्यूरोट्रांसमीटर्स पर, ठीक है। कंट्रीब्यूशन ऑफ हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट, हमारी एनवायरनमेंट का और हेरिडिटरी का क्या फ़र्क होता है। जीन्स डिटरमाइन द ब्रेन स्ट्रक्चर, आपका ब्रेन किस तरीके से स्ट्रक्चर करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर लेवल कितना होगा, पर्सनैलिटी टेंडेंसीज कैसी होंगी, ये आपकी फैमिली जीन से आती हैं। कभी कभी होता है कि कुछ लोगों को गुस्सा बहुत आता है, इस फैमिली में गुस्सा बहुत आता है सबको, तो वो जेनेटिकली ट्रांसफ़र हो रहा है ना, ठीक है। IQ, inclination, vulnerability and mental disorders, environment, nutrition, education, family background। आपने देखा होगा कि कुछ पतले लोग इतने पतले होते हैं वो, आप उनको इस दुनिया की कोई चीज़ खिला लो वो मोटे होते ही नहीं है। ये क्या है, ये उनका जो है ये उनका फैमिली बैकग्राउंड है कि मम्मी भी ऐसी ही थी, दैट मम्मी वॉज ऑल्सो वेरी हेल्दी बट शी वॉज वेरी स्किनी, ठीक है। तो ये क्या होता है, जीन्स में कभी कभी होता है दैट उनका मेटाबॉलिज्म नेचुरली बहुत हाई होता है, ठीक है, वो मुश्किल से मुश्किल चीज़ें भी आसानी से पचा सकते हैं। एनवायरमेंट, न्यूट्रिशन, education, family background, social, experimental and behavioral and learning. Identical twins with same genes show behavioral differences due to the different upbringing. Identical twins है, बिल्कुल एक जैसे दो बच्चे पैदा हुए हैं एक ही माँ से, लेकिन दोनों को अलग अलग जो है रखा गया है, दोनों को अलग अलग शिक्षाएं दी गई हैं, तो दोनों का बिहेवियर जो है वो अलग अलग है। म्यूचुअल relationship, environmental factors can activate and suppress genetic tendencies. Neural plasticity and synaptic capacity change according to the learning and experience, ठीक है। 7वां प्रश्न आपसे क्या पूछना चाहता है, मस्तिष्क के प्रमुख खंडों हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन की संरचना तथा कार्यों का विवरण दीजिए और मानव संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं और उनकी भूमिका स्पष्ट कीजिए। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द मेजर डिविजन्स ऑफ द ब्रेन, हिंज ब्रेन, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन एंड क्लैरिफाई देयर रोल इन द ह्यूमन कॉग्निटिव प्रोसेसेस। ओके, 7th का आंसर डिस्कस करने से पहले वो 3 मेन क्वेश्चंस मैं आपको अभी बता ही देती हूँ, जिनकी मदद से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिलने वाले हैं। तो पहला सवाल है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ फ्रंटल लोब, आपकी फ्रंटल लोब का क्या रोल होता है, क्या काम होता है। व्हाट इज़ TSH, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ TSH, डिफाइन TSH, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज़ AOH क्या होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। मेन बॉडी से शुरू करेंगे। 7th क्वेश्चन में फिर से बता देती हूँ हमें क्या पढ़ाया गया था। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मेजर डिविजन्स, अब मेजर डिविजन्स कौन है, हिंड ब्रेन के, मिड ब्रेन के और फोर ब्रेन के। आई एम श्योर आपको इनकी लोकेशंस तो पता होंगी, ठीक है। इतना तो आपको 8th to 10th क्लास से याद होगा ही हमारे ब्रेन का कौन सा हिस्सा फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन में आता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं हिंड ब्रेन। ये स्ट्रक्चर मेड्यूला ऑब्लेंटा कंटेन्स हार्ट रेट, रेस्पिरेशन, भाई जो चीज़ें आपके कंट्रोल की नहीं होती, सांस आप किसी के बिना पूछे लेते हैं, ठीक है, तो वो एक बॉडी बिहेवियर है। पोन्स क्या रहेंगे, ट्रांसमिटर्स मैसेज बिटवीन द डिफरेंट ब्रेन रीजन। सेरिबेलम कंट्रोल्स बैलेंस, कोऑर्डिनेट्स एंड बॉडी मूवमेंट्स। हिंड ब्रेन के अंदर क्या आता है, हमारा सेरिबेलम आता है, ठीक है। रोल इन ह्यूमन कॉग्निशन, मोटर कंट्रोल एंड मस्कुलर मेमोरी, ऑटोमेशन, रेगुलेशन ऑफ वाइटल सर्वाइवल फंक्शंस के लिए वो ध्यान रखना है, ठीक है।
हाँ जी, मिड ब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ टेक्टम एंड टेंजिटम। फंक्शंस क्या रहेंगे? प्राइमरीली रिफ्लेक्सेस रिलेटेड टू द विजन एंड हियरिंग, आँखों का और कानों का ही इससे लेना देना होता है। क्विक रिस्पॉन्स क्रिएटेड रिलेटेड टू द बॉडी पोस्चर एंड मूवमेंट। कॉग्निटिव रोल क्या रहेगा? अटेंशन एंड अराउजल, प्राइमरीली प्रोसेस ऑफ सेंसरी इनपुट्स। अब फोर ब्रेन, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड लिम्बिक सिस्टम। फंक्शनिंग क्या रहेंगी? थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, इमोशन, मेमोरी। आपकी लैंग्वेज, आपकी मेमोरी किस लैंग्वेज में आप सेव कर रहे हो, किस चीज़ में याद कर रहे हो। कुछ लोगों को पिक्चर्स बना के याद होती है, कुछ लोगों को वर्ड्स से याद होती है, कुछ लोगों को सिनेरियो बनाकर याद होती है, ठीक है। हार्मोनल रेगुलेशन एंड बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल। कॉग्निटिव रोल्स क्या रहेंगे? कॉम्प्लेक्स मेंटल प्रोसेसेस, कॉम्प्लेक्स मेंटल प्रोसेसेस रहते हैं। इमोशनल डिसीजंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सोशल बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा कॉग्निटिव रोल में आते हैं, ठीक है। सेंसेशन एंड परसेप्शन, सेंसेशन क्या आप फील करते हो, परसेप्शन जैसा आप मानते हो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? रिसीविंग स्टिमुलस, असाइनिंग मीनिंग टू द इंटरप्रिटेशन एंड ब्रेन। रिसीविंग स्टिमुलस यानी कि आपको सेंसेशन कैसा हो रहा है, ठंडी हो रही है बहुत ज़्यादा, आपकी बॉडी पे गूज़बम्स आ रहे हैं, तो वो आपका बॉडी का रिसेप्शन जो है आपका सेंसेशन हुआ। परसेप्शन, आप सोच रहे हो कि इतनी ठंड अचानक हो कहाँ से गई, ठीक है, ये आपका परसेप्शन है कि मे बी शायद मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है इसीलिए मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं, ये आपका परसेप्शन हो गया, ठीक है। लेवल, ये न्यूरॉन्स और रिसेप्टर्स के बेसिस पे होता है, ये ब्रेन का होता है, ठीक है। एग्जाम्पल, लाइट एंटरिंग द आई, जब आँखों पे रोशनी पड़ती है। अंडरस्टैंडिंग कलर, शेप एंड डिस्टेंस। टाइम, इमीडिएट आता है ये। रिक्वायर्स कॉग्निटिव प्रोसेसिंग, आपको यहाँ पर प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है। इसेंस, सेंसेशन कैप्चर्स द स्टिमुलस वाइल परसेप्शन गिव्स द मीनिंग टू द स्टिमुलस। सेंसेशन क्या भाई? स्टिमुलस, चेंज इन एनवायरनमेंट, आपकी बॉडी को फील होता है, ठीक है, ये सेंसेशन का काम है आपको फील कराना। लेकिन परसेप्शन का है भाई उसको मीनिंग देना कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्या कारण है ये सब होने का। परसेप्शन का काम है ये कि रीज़न पता करना, ठीक है, हमेशा ईगर टू लर्न रहना। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेन बेस्ड डिसऑर्डर सच एज डिप्रेशन, साइक्रोफोर्निया, ऑटिज्म इन बायोफिजियोलॉजी एंड एनालाइज दियर न्यूरोबायोलॉजिकल कॉजेज। ओके, सबसे पहला है भाई डिप्रेशन, ठीक है, यानी कि न्यूरोजेनिक कारण, ठीक है। तो सिम्टम्स क्या रहेंगे? सैड रहते हैं, उनको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आता है, उनका जो है स्लीपिंग पैटर्न और उनके खाने पीने का जो टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाता है, ठीक है। न्यूरोबायोलॉजिकल कॉजेज, अब न्यूरोबायोलॉजिकल कॉजेज क्या होते हैं? इम्बैलेंस ऑफ सेरोटोनिन, डोपामाइन एंड नेट्रोफिनाइन। देखो, जब भी कोई पर्सन जो है विड्रॉल से गुजरता है, विड्रॉल का क्या मतलब है? जिन चीज़ों की उसे आदत है जब वो उन चीज़ों को छोड़ता है, ठीक है, तो न्यूरोबायोलॉजिकल कोजेज होते हैं, उसे हेडेक होने लगता है, उसे नींद नहीं आती है। ये जो है एक बहुत ही कॉमन चीज़ है जो विड्रॉल वाले पर्सन उनके लिए, चाहे अल्कोहल हो, ड्रग्स हो, एडिक्शन किसी भी तरह का हो सकता है, अल्कोहल और ड्रग तक सीमित नहीं है, ठीक है। रिड्यूसिंग फंक्शनिंग ऑफ हाइपोकैमस एंड प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस हार्मोन्स, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है बॉडी को, ठीक है। शराब आप सालों से पी जा रहे हैं, अचानक छोड़ दिया, अब मैं बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाऊंगा, बॉडी तो ऑब्वियसली रिएक्ट करेगी, बॉडी को भी अभी नशे में रहने की आदत हो गई है, ठीक है। हाँ जी, सेकंड है साइक्रोफ्रीनिया। सिम्टम्स क्या रहेंगे? डिल्यूजन्स, आप अपने सपने की दुनिया में खोए हुए हैं, आप अभी अभी किसी इंसान से कह रहे हैं यहाँ से एक परी गई थी, वो कौन सी डायरेक्शन में गई है, आप अपनी डिल्यूलू वर्ल्ड में, डिल्यूजन्स में चल रहे हैं। हेलुसिनेशंस आपको आ रहे हैं, जैसे कोई पर्सन रियलिटी में नहीं है बट आपको वो दिख रहा है, ठीक है, वो हेलुसिनेशंस होते हैं। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट एंड सोशल विड्रॉल, सोशली आप लोगों से मिलना पसंद नहीं करते हैं। न्यूरोबायोलॉजिकल कॉजेज क्या होंगे? डोपामाइन हाइपर एक्टिविटी, ठीक है, जहाँ से आपका डोपामाइन इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपकी बॉडी जो वो हाइपर सेंसिटिव हो जाती है, ठीक है। उनके लिए कोई भी छोटा सा चेंज होता है एनवायरनमेंट के लिए, उनके लिए एक बहुत बड़ा रिएक्शन हो जाता है। रिड्यूसेस न्यूरल कनेक्शंस एंड डिक्रीज न्यूरोप्लास्टिसिटी, आपके न्यूरोलॉजी के अंदर, आपके जो है ब्रेन सिस्टम के अंदर इसका बड़ा असर पड़ता है। स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ इन द फोर ब्रेन के अंदर आपको
जो है एबनॉर्मेलिटीज़ भी हो सकती हैं, आपको बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। ऑटिज्म, इट्स सिम्टम्स डिफ़िकल्टी इन सोशल कम्युनिकेशन, लोगों से बात करना मुश्किल होता है। स्टीरियोटाइप्ड बिहेवियर एंड सेंसरी सेंसिटिविटी, वो होता है ना कि जब आप एक पर्सन के सामने बहुत तेज़ बोलते हैं तो दे माइट क्राई, वो ऐसा फेस बनाते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, उनके ईयर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। ठीक है। न्यूरोबायोलॉजिकल कॉजेज क्या होंगे? इम्बैलेंसेस इन सिनेप्टिव कनेक्शन इन द ब्रेन, इम्बैलेंस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर ग्लूटामेट एंड द GABA है। ठीक है। कंबाइंड इफेक्ट ऑफ जीन्स एंड एनवायरनमेंट। अब न्यूरोप्लास्टिसिटी को हम जो है तंत्रिका प्लास्टिसिटी को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। कॉन्सेप्ट, द फ्लेक्सिबिलिटी कैपेसिटी ऑफ द ब्रेन थ्रू विच न्यूरॉन्स कैन मॉडिफाई सिनेप्टिक कनेक्शंस। दो तरह के होते हैं, स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी होता है और फंक्शनिंग प्लास्टिसिटी होता है। ठीक है। चेंजेस इन न्यूरॉन एंड डेंड्रिटिक branches, for example after injury another brain region may take over the task. Role in rehabilitation, after stroke, brain injury, neurological disease, synaptic connections form new patterns. अब उन्हें नया पैटर्न बनाना है, उनको दोबारा से सब कुछ रिबिल्ड करना है तो टाइम तो चाहिएगा ना। ठीक है। साइकोथेरेपी, कॉग्निटिव ट्रेनिंग, एक्सरसाइजिंग प्रोमोटली जो है प्रोमोट्स प्लास्टिसिटी। ठीक है। हाँ जी। कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग एंड एक्सपीरियंसिंग, ड्यूरिंग लर्निंग synapses strengthening occurs, new information and practices improve the memory and skills, it enables the human brain to adopt according to the experience and environment. ठीक है। हाँ जी। present the classification of neurochemical substances and discuss their role in the behavior and emotional control. ठीक है। न्यूरो रासायनिक पदार्थों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए तथा व्यवहारिक और भावनात्मक निर्णय में उनकी भूमिका की चर्चा कीजिए। ठीक है जी। मेन बॉडी में क्लासिफिकेशन एंड रोल ऑफ न्यूरोकेमिकल सब्सटेंसेस क्या होता है? उत्तेजक न्यूरोट्रांसमीटर, एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ग्लूटामेट एंड एसाइटोकोलाइन। रोल क्या रहेगा? एक्टिवेटिंग न्यूरॉन्स एंड फॉरवर्डिंग सिग्नल्स, कंट्रीब्यूशन टू लर्निंग एंड मेमोरी, आपको याद रखना, आपकी मेमोरी में उन चीज़ को रहना इसका काम होता है। हेल्पफुल इन मोटर एक्टिविटीज़ एंड अटेंशन लाने में आपकी हेल्प करता है। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स, GABA और ग्लाइसिन, प्रिवेंटिंग एक्सेसिव न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटीज़, रेगुलेटेड स्ट्रेस एंड एंजाइटी एंड कंट्रीब्यूशन टू द बैलेंस एंड स्लीप। मॉड्यूलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स, डोपामिन, सेरोटोनिन एंड न्यूरोफेराइन जो है रोल क्या रहेगा? रेगुलेशन ऑफ इमोशन, मोटिवेशन, प्लेजर एंड रिवॉर्ड सिस्टम। अफेक्ट बिहेवियर को अफेक्ट करता है, डिप्रेशन से रिलेटेड, एंजाइटी एंड मोटिवेशन। कंट्रीब्यूशन क्या होता है? डिसीजन मेकिंग आप आसान बनाते हो और सोशल बिहेवियर आपका ठीक हो जाता है। एसेंस क्या रहेगा? न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरोकेमिकल सब्सटेंसेस आर इसेंशियल फॉर द कॉग्निटिव, इमोशनल एंड बिहेवियरल कंट्रोल्स। यूटिलिटी एंड लिमिटेशंस ऑफ एनिमल स्टडीज, यूटिलिटी क्या रहेंगी? कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट हेल्प्स अंडरस्टैंड द न्यूरोबायोलॉजिकल मैकेनिज्म। भाई आपने मैकेनिज्म तो उस चीज़ का समझ लिया, लेकिन स्टडी इफेक्ट्स ऑन हॉर्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड ब्रेन स्ट्रक्चर्स। एनिमल का ब्रेन स्ट्रक्चर, हार्मोन स्ट्रक्चर तो अलग होता है ना इंसानों से। ठीक है। यूज फॉर ड्रग टेस्टिंग एंड बिहेवियर असेसमेंट रिलेटेड टू द मेंटल डिसऑर्डर। मेंटल डिसऑर्डर के लिए सबसे पहले तो जानवरों पे यूज़ करेंगे। ब्रेन प्लास्टिसिटी, लर्निंग और मेमोरी का क्या असर हो रहा है वो चेक किया जाता है। ठीक है। एथिकल लिमिटेशंस, पेन एंड फिजिकल हार्म टू एनिमल्स। भाई जानवरों को भी तो दर्द होता है ना, आप उनको पीटोगे, एक तो खुद पहले नुकसान पहुंचा रहे हो, फिर खुद ही उसको ठीक कर रहे हो एक्सपेरिमेंट करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए नहीं, वो भी। ठीक है। डायरेक्ट जनरलाइजेशन टू द ह्यूमन बिहेवियर इज डिफिकल्ट, डायरेक्टली इंसानों पर करना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है। इसीलिए वो ये करते हैं हमारे जानवरों पर अत्याचार। ठीक है। मानव व्यवहारिक की समझना का योगदान। ठीक है। कंट्रीब्यूशन टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, प्रोवाइड्स नॉलेज ऑफ न्यूरोलॉजिकल मैकेनिज्म, मॉडल्स फॉर मेंटल डिसऑर्डर एंड बिहेवियरल डिस्टर्बेंसेस एंड बेसिस फॉर द थेरेप्यूटिक स्ट्रेटजीज एंड फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट्स। 10वां क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट। किसके ऊपर? मध्य मस्तिष्क, थायराइड ग्रंथि, सिनेप्स के प्रकार और मेरुदंड। ठीक है। मिड ब्रेन थायराइड ग्लैंड, टाइप्स ऑफ सिनेप्सिस एंड स्पाइनल कॉर्ड। बहुत ही आसान, मुझे नहीं लगता पढ़ाने की जरूरत है, फिर भी पढ़ा देती हूँ। ठीक है। हाँ जी। सबसे पहला क्या है हमारा? मिड ब्रेन। मिड ब्रेन अभी समझाया था, पार्ट ऑफ द ब्रेन बिटवीन द हिंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन। स्ट्रक्चर क्या रहेगा? मेनली कंपोज ऑफ टेक्टम एंड टेंगेटम,
फंक्शंस क्या रहेंगे, प्राइमरी रिफ्लेक्स एक्शन रिलेटेड टू द वॉइस, विजन एंड हियरिंग, देखना और सुनना, क्विक रिस्पॉन्सेज कंसर्निंग बॉडी मूवमेंट एंड पोस्चर, बॉडी मूवमेंट, जैसे ही आपको लगता है कि ट्रक तेज़ी से आपके पास आ रहा है आप पीछे हट जाएंगे, ठीक है, ये आपका इंस्टिंक्ट है। ऐसा नहीं है कि दिमाग ने ऑर्डर दिया होगा फिर आपके स्पाइनल कोड से ट्रैवल होकर कहीं आपके पास बॉडी में आ गया, नहीं, ये इंस्टेंट है, आपकी बॉडी को पता है क्या करना होता है। रेगुलेशन ऑफ अटेंशन एंड अराउजल, ठीक है, कॉग्निटिव सब कॉन्स्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी सेंसरी प्रोसेसिंग ऑल्टरनेस एंड मोटर कंट्रोल, ठीक है। दूसरा, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड, लोकेशन इन फ्रंट ऑफ नेक बिलो द लार्निक्स, जो आपका एक होता है ना मैन के अंदर होता है, ये आई डोंट नो इसका, हाँ एडम्स एप्पल कहते हैं ना, एडम एप्पल के ठीक जो नीचे होता है वो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है। थायरोक्सिन एंड ट्रायोडोथोरोनाइन फंक्शंस क्या रहेंगे, रेगुलेट्स बॉडी मेटाबॉलिज्म आपकी बॉडी का कैसा रहेगा, कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में वो मदद करता है। कंट्रोल्स एनर्जी प्रोडक्शन एंड बॉडी टेम्परेचर, आपका बॉडी जो टेम्परेचर है वो जो है आपका ये कंट्रोल करता है। बिहेवियरल इफेक्ट्स, इन्फ्लुएंसेस मेंटल अलर्टनेस, एनर्जी लेवल्स एंड मूड, ठीक है। टाइप्स ऑफ सिनेप्सिस, अब सिनेप्सिस कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहला रासायनिक सिनेप्स, विद्युत सिनेप्स एंड संभावन। अब केमिकल सिनेप्सिस क्या कहता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स ट्रांसमिट मैसेजेस स्लोवर, अनडायरेक्शनल एंड मोर फ्लेक्सिबल। इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस क्या कहता है, मैसेज पासिस थ्रू द डायरेक्ट टू फ्लो वेरी फास्ट, बाई डायरेक्शनल ट्रांसमिशन एंड लेस फ्लेक्सिडिटी। पॉसिबल पोजिशनल टाइप्स, एक्सोडेंट्रिक, एक्सोसोमैटिक एंड एक्सोनिक, ठीक है, ओके, ठीक है। अब हम आखिरी पे आते हैं स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड का क्या रहेगा, लोकेशन कहाँ पे होती है, आप सबको पता है हमारी बैकबोन पे होती है। स्ट्रक्चर क्या रहेगा, ग्रे मैटर होता है। ग्रे मैटर क्या होता है, हमारा न्यूरॉन्स होता है, और वाइट मैटर हमारी नर्व फाइबर्स होती हैं। फंक्शन क्या होता है, ट्रांसफर्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन एंड द बॉडी। देखो स्पाइनल कोड ना आपकी पूरी कमर तक, यू नो इट इज़ अंटिल योर बट, आपके बट तक होती है, तो यहाँ तक जितने भी जो ट्रांसमीटर्स हैं वो यही प्रोवाइड करती है। कंडक्ट्स रिफ्लेक्स एक्शन एक्शंस ऑटोमेटिकली, सपोर्ट सेंसरी एंड मोटर कंट्रोल, कॉग्निटिव कंट्रीब्यूशन, प्रोवाइड्स प्राइमरी रिस्पॉन्सेज एंड रैपिड मूवमेंट्स, ठीक है। तो यहीं पर हमारा समाप्त होता है, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आया होगा, कुछ भी नया नहीं है। हमने जो 8 to 10 हमने बायोलॉजी पढ़ी है उसको बस मे बी 5% और थोड़ा सा बढ़ा दिया है, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। टर्म्स को अच्छे से याद करके जाना है, कंफ्यूज नहीं होना है कहीं पे, जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के जो फंक्शंस हैं वो कहीं किसी और में ना लिख दो, ये गलती नहीं करनी है। एक बार पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, ठीक है, बिल्कुल भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और अगर एक बार में समझ नहीं आता तो वीडियो को 4-5 बार देख लो, ठीक है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, मुझे नहीं लगता इससे आसान कोई सब्जेक्ट हो सकता है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, अच्छे से पेपर को करके आना, और इन 10 क्वेश्चंस को कर लोगे तो मुझे लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।